हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। मैं लव कुमार आपको यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करवा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है पहले से ही, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। तो उसमें हम लोग हिंदी वाले पार्ट का गद्यांश कर रहे थे। गद्यांश का भाग 1 कर चुके थे और ये भाग 2 हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो शायद 8 गद्यांश हम लोग कर चुके थे, ये 9वां है। तो जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था भाग 1 में, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को करने के लिए एक चीज़ समझ लेते हैं कि अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं डालना है, ना ही अपनी तरफ से गैस करना है। हमें केवल गद्यांश के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को देखते हुए आंसर देना है। और सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे एक जल्दी स्पीड में, एक सरसरी निगाह से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं और कितना आसानी से इस तरीके से करके देखिए कितनी आसानी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। वैसे क्या है कि पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, पैरा पूरा पढ़ेंगे, पैरा पढ़ने के बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर पैरा से ढूंढेंगे, तो टाइम ज़्यादा लगता है और कन्फ्यूज़न भी हो जाता है जब समय ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इस तरीके से करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को एक सरसरी निगाह देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जहाँ हमको आंसर मिलता जाएगा वहीं से हम अपना निकालते जाएंगे। चलिए देखते हैं। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी पूरी स्टडी विद एलके पर करवाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराई जा रही है और ये पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी कम्प्लीटली। तो ये हिंदी का सेगमेंट है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीएस और बाकी का पोर्शन जीएस वाला भी आपको जो है वो करवाया जाएगा जल्दी। अभी बीच में कुछ 2-3 दिन का गैप हो गया, तो थोड़ा बिजी था वैक्सीन लगने के कारण थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई, इसलिए अभी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं मन लगा के। और ये 10 नंबर का है, हिंदी का ये 10 नंबर का पार्ट है गद्यांश वाला। तो इसको हम लोग 10 नंबर से कवर करते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे। आइए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मुफ्त में आपको तैयारी कराई जा रही है। समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज भी बहुत कम फीस होने के कारण भी ऑनलाइन के इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत कम फीस होने के कारण भी लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देश में देख ही रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कोरोना महामारी के कारण। तो ये कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आपको मुफ्त में तैयारी कराई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पूरा कंटिन्यू देखें, आपकी तैयारी पूरी बहुत अच्छे से हो जाएगी, शानदार तैयारी हो जाएगी। और उसके साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 1 या 4 या 3 या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? ये थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं क्वेश्चन, ताकि लोग को केवल पता रहे बस। भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो रमेनी, शूरशरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार रस, वात्सल रस, संत रस, शांत रस और भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बस इसमें 4 ही हैं, हम लोग अब गद्यांश पढ़ते हैं।
इससे हम लोगों को क्या है पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पूछी गई है, उसी को हम लोग देख लेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में रखा है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। ये अपना आंसर हो गया, खत्म बात। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्णोपासक। तो ये दूसरा ही क्वेश्चन अगर आप ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन पढ़ते समय, तो भक्तिकाल के संत कवि पूछा था सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? दूसरा ही क्वेश्चन है, भक्ति काल के हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। कृष्णोपासक सूरदास जी ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। तो सूरदास जी किस बात के कृष्णोपासक थे? ये सूरदास जी सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी। जबकि यहाँ पे ये पूछा था थर्ड क्वेश्चन में, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर है सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी है, जो कि साहित्य लहरी, सूरसागर और सारावली, इसका मतलब रमैनी नहीं है। तो यही आपका अपना क्या आंसर हो जाएगा? रमैनी। क्योंकि पूछा क्या है? नहीं है, रमैनी नहीं है। और रमैनी ये किसकी है? कबीरदास जी की है। कबीरदास जी की है रमैनी, ना कि सूरदास जी की। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? ये देखिए तुरंत ही आपके पहले ही पैराग्राफ में चारों लाइन में ये चारों सवाल के आंसर रखे हैं आपके। खजाना हिंदी साहित्य को दिया गया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। तो वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस ये तीनों रस हैं, जबकि भयानक रस नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है? नहीं पाया जाता, तो भयानक रस नहीं पाया। बाकी का पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। केवल हमें करना क्या है? क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, हमें क्या मतलब। बस इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एक भी क्वेश्चन गद्यांश से आपका गलत नहीं होगा। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूरे सिक्योर हो जाएंगे। बस आप 1 से 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहिए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन क्यों आवश्यक है? सद्भाव और शांति के लिए, परिवार में सद्भाव, समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, स्थिति को कायम रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण अनुशासन होना, अनुशासन ना होना, अराजकता फैलाना, सद्भाव ना रहना। हम लोग पैराग्राफ देखते हैं, गद्यांश देखते हैं। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। तो अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, ये कहना चाह रहा है। और जबकि ये पूछा कि क्यों आवश्यक है, तो अनुशासन सैनिक जीवन, आगे देखते हैं, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। ये एक सवाल का जवाब मिल गया। अनुशासन किसकी आत्मा है? सैनिक जीवन की। ये रहा, सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ये रहा आपका आंसर पहले सवाल का। अनुशासन क्यों आवश्यक है? परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। यही अपना क्या है? यही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण। तो ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो क्या फैल जाएगी? अराजकता फैल जाएगी। विश्व के
अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? ये अस्त व्यस्त होने का अनुशासन ना होना, अनुशासन ना होना। अराजकता फैलना नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अराजक कोई शासन अनुशासन थोड़ी ना है। पूछा क्या है कि अस्त व्यस्त होने का कारण अनुशासन ना होना, अनुशासन नहीं होगा तो अराजकता भी होगी और क्या, अस्त व्यस्तता भी हो जाएगी विश्व के अंदर। इसीलिए कहा है कि अनुशासन ना होना अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होने का कारण है। इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों ने देखे कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, तुरंत ही पूरा हम लोग को कई बार उससे पहले का गद्यांश पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसी तरीके से कितना भी बड़ा गद्यांश क्यों ना हो, और यूपी ट्रिपल एससी में बड़े ही गद्यांश पूछे जाते हो, ये सब पूछे हुए सवाल हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये शायद हम लोग कर चुके थे। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक मिनट, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं। वो शायद मुझे लगता है दूसरी स्लाइड लग गई थी कि हुई किसी दूसरे में करवाया होगा, वो वाली स्लाइड लग गई थी। आप परेशान मत हो, इसको देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था भारत, अमेरिका, रूस व चीन। देखते हैं पैराग्राफ के अनुसार, पता चलेगा बाद में। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, ऑप्शन बी विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, ऑप्शन सी विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर, ऑप्शन डी पुस्तकीय विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किसके लिए? रोजगार के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षकों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके, या पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ये गद्यांश से तो है नहीं, वो तो पुस्तकीय शब्द का बताना है। बाकी देखते हैं क्या है। ये है प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो ये पहले ही जवाब मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर है भारत। प्राचीन समय में भारत विश्व में, कहाँ पे? विश्व में शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केंद्र था। और ये सवाल क्या है? प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? भारत था। तो ये हो गया अपना एक। आगे चलते हैं। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। किस विकास पर? चौमुखी विकास पर। पूछा क्या है? प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। किस पर? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, चौमुखी विकास पर। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते।
उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जबकि नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है। किसके लिए प्रेरित किया जा रहा है? नवीन शिक्षा प्रणाली में राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। जैसा कि नवीन शिक्षा प्रणाली में ये देखिए आप, नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को किसके लिए? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। किसके लिए? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, या शिक्षितों को रोजगार मिल सके, या राष्ट्र का विकास हो सके। तो यहाँ पे क्या था? गद्यांश में क्या था? नवीन शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, शिक्षितों को रोजगार मिल सके। इसका आंसर होगा शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ये देखिए, प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। शिक्षितों को रोजगार मिल सके। क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार क्या है, कहना चाह रहा है कि व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। किस लिए? ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ये जब तक आपने प्रत्यय नहीं पढ़े होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। प्रत्यय और उपसर्ग हम लोग देखते हैं। प्रत्यय क्या हो जाएगा? पुस्तकीय का प्रत्यय क्या हो जाएगा? पुस्तक धन ई। ये प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो हम देखेंगे किसकी मात्रा आ रही, आवाज़ कैसी निकल रही है माउस। तो किसकी मात्रा आ रही? की। पुस्तकी, की को पढ़िए ई। ये क्या आ रहा है? बड़ी की मात्रा आ रही है। ये बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी की आ रही की, ई। तो प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा? ई। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ई। सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ई। नेक्स्ट गद्यांश पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये स्टडी विद एल के चैनल पर आपको फ्री यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो 20 अगस्त को होनी है उसकी तैयारी फ्री कराई जा रही है। इस कोरोना महामारी के समय में बहुत सारे आर्थिक और वित्तीय असुविधा के कारण इस डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और जो है वो परचेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे
और आप अपनी तैयारी को कम्प्लीटली तैयार करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, और यहाँ पर आपको पूरी तैयारी कंटिन्यू करवाई जाएगी। अभी 2-3 दिन का इसमें गैप हुआ, कुछ वैक्सीनेशन करवाया था तो उसके वजह से तबीयत गड़बड़ हो गई। बाकी की अब आपका कंटिन्यू चलेगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, निष्फिक्र होकर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। हिंदी का सेगमेंट पहले हम लोग कवर करते हैं, ये 10 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपके ये 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। आपके जो 2 गद्यांश आएंगे उसमें 5-5 नंबर के 2 गद्यांश आएंगे, इसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे 2 गद्यांश में। ये आपका आज ये सेकंड पार्ट है, ये भाग 2 है, गद्यांश का भाग 1 हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में। इसमें ये हम लोग दूसरा कर रहे हैं और ये आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगले 1 से 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्यार दिया। इसी तरीके से इसको भी खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि ये बाकी उन लोगों तक हमारी जो पहल है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ हो सके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। मनुष्य गांधी अपनी पुरानी इसी प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात ऑप्शन ए, उन्हें सिर झुकाता है, उनका आदर करता है, उनके सम्मान का दिखावा करता है, या दुख भोगता है। क्वेश्चन नंबर 2। अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? नदियों की स्वच्छ धारा, सच्चा सुख व शांति, अज्ञान, दुख व अराजकता, प्रेम व भाईचारा। नेक्स्ट। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलाना हो, भौतिक बंधनों से मानव मुक्त होगा, दूसरों को सुख पहुंचाकर मानव सुखी होगा, मानवता का नव विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 4। शांति व सुख की स्थापना तब होगी, स्थापना नहीं होगा यहाँ पे, स्थापना होगा। स्थापना तब होगी जब मनुष्य ऑप्शन ए कार्य करेगा, बड़ों का आदर करेगा, नई राह पर चलेगा और पुरानी राह पर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है? अहिंसा व त्याग की, भोग विलास की, मानवता व समानता की, सत्य व प्रेम। आइए देखते हैं पैराग्राफ के अनुसार अपने आंसर को। 1 मिनट में रुकिएगा। चलिए फ्रेंड, अब गद्यांश पढ़ते हैं। धर्म का दीपक दया का दीप, धर्म का दीपक दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे, जली सूखी रसा के प्राण हैं, बहुत वर्षी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्यम, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दहा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। मनुष्य गांधी, क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, इसका मतलब है उनके सम्मान का दिखावा कर रहा है, उनके सम्मान का दिखावा कर रहा है। वाचिक का मतलब हुआ कि दिखावा कर रहा है। ये देखिए, मात्र वाचिक उन्हें, इसको यीशु, अशोक गांधी और यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। सम्मान तो मनुष्य दे रहा है, व्यक्ति दे रहा है, लेकिन वाचिक ही दे रहा है। कहने का मतलब ये कि सम्मान देने का
उनके सम्मान का दिखावा करता है। एक्चुअल में जो सम्मान देना चाहिए, हकीकत में जो सम्मान देना चाहिए, जैसा कि पहले दिया जाता था, लोग सम्मान करते थे, आदर करते थे, उस तरह का सम्मान आज का मनुष्य नहीं कर रहा है। अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? तो अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर चली सूखी प्राण के धरित्री लिप्सा आज भी, ये होगा आपका अज्ञान दुख व अराजकता। ये रहा, क्या फैल रहा? अज्ञान दुख व अराजकता। एक सेकंड। सुशीतल लहरा उद्धम संसार, सुखी रसा के प्राण, प्रेम व भाईचारा, सच्चा सुख व शांति, नदियों की स्वच्छ धारा। तो नदियों की स्वच्छ धारा, इसका तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। सच्चा सुख व शांति, तो जली सूखी रसा के प्राण, बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, शीतल हो सका संसार, भोग विलास आज भी लहरा रही उद्दम। ये सुख दाहा जा रहा, मानव चला भी पुरानी रहा। तो अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है? अज्ञान दुख व अराजकता। अज्ञान दुख व अराजकता। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलाना या भौतिक बंधनों से मानव मुक्त होगा, दूसरों को सुख पहुंचा कर मानव सुखी होगा, मानवता का नव विकास होगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है कि अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में, ये तो कर लिया हम लोगों ने, ये कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। यहाँ पे क्या होगा? फैलेगा। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। कैसे पहचानेंगे? लोग गद्यांश को देखेंगे। कब जलेगा विश्व में भगवान, जब सुकोमल ज्योति से सिक्त हो सरस होंगे, चली सूखी रसा के प्राण हैं, बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। तो ये आपका जो था अमृत रूपी शांति की धारा भी धारा बरस रही है। इसके बाद भी व्यक्ति अज्ञान दुख व अराजकता पर चल रहा है। कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। शांति व सुख की स्थापना तब होगी जब मनुष्य कार्य करेगा, बड़ों का आदर करेगा या नई राह पर चलेगा। तब होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। शांति व सुख की स्थापना कब होगी? तब होगी जब मनुष्य नई राह पर चलेगा। पुरानी राह पर चलेगा नहीं, नई राह पर चलेगा। यही आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है? अहिंसा व त्याग की, भोग विलास की, मानवता व सम्मान की, समानता की, सत्य व प्रेम की। तो इसमें जो है वो कवि कहना चाह रहा है कि कौन सी प्रवृत्ति आज भी दुखों का कारण है। तो ये आपका आंसर रहा, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही, सुशीतल हो सका संसार। तो इतनी सुख शांति और सारी कवि कहना चाह रहा है के बाद भी जिसमें भोग विलास लिप्सा की आकांक्षा होगी, भोग विलासता की भावना होगी, तो तब तक कभी ये प्रवृत्ति दुखों का कारण ही रहेगी। भोग विलास ये दुखों का कारण है। ये प्रवृत्ति क्या है? भोग विलास आज भी दुखों का कारण है। नेक्स्ट, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले गद्यांश पर। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं।
गद्यांश का उचित शीर्षक होगा धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, मनुष्यता का महत्व। क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। अब इस गद्यांश को देखते हैं हम लोग। गद्यांश के अनुसार देखते हैं क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। तीनों सवालों के जवाब देखते हैं हम लोग। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। गद्यांश का पहला प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें कवि जो है, लेखक क्या कहना चाह रहा है? धन की लोलुपता, धन की महत्ता। तो धन की महत्ता को बिल्कुल नकार ही रहा है। मनुष्यता का महत्व, धन और मनुष्यता। तो इसमें दो बात, लेखक ने सिर्फ दो चीज़ों की बात की है, धन की और मनुष्यता की, कि धन ज़्यादा अच्छा है या मनुष्यता ज़्यादा अच्छी है। तो इसका जो मुख्य शीर्षक होगा गद्यांश का, वो होगा धन और मनुष्यता। अगला सवाल देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, मानवता की सेवा में लगा जाता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए करता है। और ये रहा सिर्फ संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं। ये हमने देखो अंडरलाइन किया था हम लोगों ने, और ये अपना आंसर ये रहा दूसरा। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो कौन पूजे जाते हैं? यहाँ पे लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि अंत में वे ही पूजे जाते हैं, उन्हीं मनुष्यों की पूजा होती है जो अपने सच्चे मनुष्यत्व के लिए जीते हैं, न कि सिर्फ ऐसे मनुष्यों की पूजा कभी नहीं होती जो सिर्फ पैसे कमाने, पैसे बटोरने, धन इकट्ठा करने की चेष्टा रखते हैं। ऐसे मनुष्यों को कोई नहीं जानता अंत में कि कहाँ आए और कब चले गए। ये संसार में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिनको उठा ढूंढ कर देखिए तो आपको मिलेगा कि पता आए और बहुत आए और चले गए का कोई मोल नहीं है, जबकि सच्चे मनुष्यत्व के लिए दिए
तो वो आज भी उनका दुनिया में नाम है, उनकी पूजा होती है। कबीरदास, भगवान बुद्ध, रहीम, सूरदास, ये बहुत सारे ऐसे कवि रहे हैं जिनकी गाथाएं आज तक पढ़ी जाती, रचनाएं पढ़ी जाती हैं, उनको पढ़ा जाता है, उनकी जीवनी पढ़ी जाती है और हम लोग उनको धारण करते हैं, अपनाते हैं, उनके विचारों को समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया किसी ने भी, वो धन के लिए नहीं जिए, वे भौतिक सुखों के लिए नहीं जिए, उन्होंने अपने मनुष्यत्व के लिए जिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए जीते हैं, उनका हमेशा परिचय दिया जाता है और उनका जीवन जो है वो समय के प्रति जीवन को पूरा अर्पित कर देते हैं। वो ऐसे मनुष्यों की हमेशा पूजा होती है। अगला और लास्ट सवाल है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है या धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता? तो धन कमाने वाला कभी अधिक नाम नहीं कर पाता, यही अपना इसका आंसर होगा कि धन कमाने वाला कभी अधिक नाम नहीं कर पाता। धन कमाने वाला कभी अधिक नाम नहीं कर पाता, ये आपका बीच में था लाइन जो हम लोग पढ़ रहे थे, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ये रहा, खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था। जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक समझते हैं, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना, जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। इसका मतलब धन की पूजा व्यक्ति को धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है। इसी के साथ ये पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले पद्यांश पर। तो हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। प्रश्न नंबर 2, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो ऑप्शन ए भाव रूपी कलियों पर, बी विचारों की कलियों पर, सी छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। अगला प्रश्न नंबर 3, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, क्या आएगा यहाँ? ऑप्शन ए पतझड़ के, अकाल के, सी मन के सूखेपन के, शुष्कता के, यहाँ पर शुष्कता के, गहनता की। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें और विचारों की गंभीरता। लोग गद्यांश पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 4 और सवालों के जवाब देते हैं सही। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। पहले सवाल का जवाब पहली लाइन में, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। इसका मतलब कवि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की बात कर रहा है। मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की नहीं, कवि कुछ नया करने की, महत्वपूर्ण कार्य करने की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। विचार रूपी कलियों पर बहार खिला आई है। तो ये किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो हम देखेंगे भाव रूपी कलियों पर या विचारों की कलियों पर। तो विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। इसका मतलब बाहर कहाँ से आई है? कलियों पर बाहर नहीं होगा, बाहर होगा।
बहार। बहार का आगमन हुआ है किस पर? विचारों की कलियों पर। कवि क्या कहना चाह रहा है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, मतलब कि विचारों पर, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो कवि कह रहा है आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। तो सूखे पत्ते किसका प्रतीक होंगे? सूखे पत्ते प्रतीक होंगे पतझड़ के या अकाल के, मन के सूखेपन के या शुष्कता के। तो यहाँ पे कवि अकाल की तो बात नहीं कर रहा, पतझड़ की तो बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है विचारों की, मन की। तो विचार रूपी कलियों की और मन के सूखेपन के। इसका मतलब सूखे पत्ते जो होंगे वो उसका संबंध उसका अर्थ क्या है? मन के सूखेपन के। किसके संदर्भ में कवि कहना चाह रहा है सूखे पत्ते? वो कहना चाह रहा है मन के सूखेपन के। गहनता की, नेक्स्ट अगला सवाल है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशा है? गहनता की फसल से आशय क्या होगा? विचारों की बात कर रहा है कवि। तो ये विचारों में परिपक्वता या अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता होगा। तो ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है कि गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है, इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशा है? विचारों में परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता, विचारों में परिपक्वता। एक मिनट चलिए ठीक। अगला गद्यांश, चलिए फ्रेंड पहले क्वेश्चन देखते हैं। कवि किसका महत्व होगा? कवि किसका महत्व नहीं समझा पाया था? माँ का, धरती माँ का, परिश्रम का या बचपन का? क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे? निस्वार्थ भाव से, सोच विचार से, स्वार्थ एवं लोभ से या मोह से? अगला सवाल, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी? जब हम परिश्रम करेंगे, जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे, जब चारों ओर शांति होगी, जब धूल सोना उगलेगी या अगला सवाल है, धरती कितना देती है का आशय होगा। बहुत कम देती है, कितना देती है, बहुत अधिक देती है, या कुछ देती ही कहाँ है? गद्यांश देखेंगे। ओह समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को। ओ कवि क्या कहना चाह रहा है? ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, यानी कि टाइम आने पर फसल बोई गई और बोने के बाद जब उसका समय आया तो उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ये हमारी धरती माँ है जहाँ से हम लोग अनाज उगाते हैं और फसलें उगाते हैं और अपनी जीवनी चलाते हैं, जिससे हम लोग आज जीवित हैं। पूरा मानव समाज, पूरा जीव जंतु की ये धरती माँ हमारे बोझ को झेल रही है, हम लोगों को ढो रही है। तो हम उसके प्यारे पुत्र हैं। तो हम धरती माँ के संदर्भ में कभी कहना चाह रहा है, एक माँ के संदर्भ में कहना चाह रहा है कि धरती माँ हमको कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, लेकिन हम समझ नहीं पाए। न समझ पाया था मैं उसके महत्व को, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था धरती माँ के महत्व को। ये कवि जो है वो समझाना चाह रहा है कि हमें धरती माँ कितना देती है, लेकिन फिर भी हमने उसके महत्व को समझ नहीं पाया। आगे देखते हैं, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे वो कर। इसका कहने का अर्थ है बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे वो कर।
मतलब कि निस्वार्थ भाव से नहीं। हमने लालच से, स्वार्थ और लोभ से, अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ व लोभ से पैसे बोए थे। स्वार्थ व लोभ बस पैसे बोकर रत्न प्रश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। वसुधा में भी धरती होती है, प्रश्विनी है वसुधा, ये सब माँ के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्विनी वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। कवि कहना चाह रहा है कि हमने लोभवश और स्वार्थ के कारण पैसे बोकर हम धरती माँ को समझ नहीं पाए या समझ नहीं सके उसके महत्व को। इसमें तो हमको सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसका इनके कहने का तात्पर्य है, कवि कहना चाह रहा है कि इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। कवि कहना चाह रहा है ऐसे क्षमता और समता के बीज बोने हैं, सच्ची समता और सच्ची जन क्षमता के बीज दाने डालने हैं, ताकि हमेशा धरती से सुनहले फसलों, धूल सुनहली फसलें मानवता की जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, जिससे हम ऐसे क्षमता और समता के बीज बोएं, सच्ची समता के बीज बोएं। ये कवि कहना चाह रहा है, जिससे हमें सुनहली फसलें यानी कि अच्छे फल प्राप्त हों, सुनहली धूल और सुनहली फसलें प्राप्त हों, जिससे मानव जनजीवन अपने श्रम से हंसी दिशाएं, सब दिशाओं में खुश रहे, प्रसन्न रहे और मनुष्य हंसे। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। इस बात को कवि बताना चाह रहा है कि हम इस संसार में आकर जो करते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था, तो कभी माँ का या धरती माँ का, परिश्रम का या बचपन का। तो कभी जो है वो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा धरती माँ का। वो यहाँ पे बोला है कितनी फलियाँ, कितनी कलियाँ, फलियाँ कितनी प्यारी फलियाँ, यह धरती कितना देती है धरती माता। तो किसको नहीं समझ पाया, धरती माता को कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को। तो धरती माता के महत्व को कभी जो है वो समझ नहीं पाया। ये कहना चाह रहा है कभी कि हम धरती माता के जो है वो महत्व को समझ नहीं पाए, जबकि धरती माँ हमें कितना देती है फिर भी हम अपने लोभ। अगला प्रश्न है, कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे? कवि ने स्वार्थ एवं लोभ से। ये देखिए, बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, इसका मतलब स्वार्थ एवं लोभ से पैसे बोकर बोए थे, न कि निस्वार्थ भाव, न कि निस्वार्थ भाव। अगला सवाल है, मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी? जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। ये आपको अभी बताया कि जब सच्ची समता के दाने, जन की क्षमता के दाने बोने हैं, तब धूल सुनहरी फसलें उगेंगी, तब अच्छी फसलें और सुनहरी फसलें उगेंगी। धरती कितना देती है? धरती हमको बहुत अधिक देती है। इस प्रश्न का आशय है, कवि कहना चाह रहा है कि धरती कितना देती है। वो पहले ही बता चुका पहली लाइन में कि धरती हमको कितना देती है, फिर भी समझ नहीं पाए हम उसके महत्व को। तो धरती हमको बहुत अधिक देती है। कम देती, कितना देती है? बहुत अधिक देती है। धरती हमको बहुत अधिक देती है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अगला, हाँ ये आपका एक और है। इसके बाद हम लोग ये, हाँ इसके बाद बस यही करेंगे। इसके बाद ये और करेंगे 17 बार। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा अपने पास। 2 ही और हैं, 2 से 3 और हैं बस।
ये अपने गद्यांश 2-3 और बचे हुए हैं, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, इससे अपना पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए देखते हैं फ्रेंड अगला सवाल। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है किसके लिए? समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, या मानव मात्र के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान श्रमिक, या उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। अगला प्रश्न है उन्नत श्रम के लिए विकास का प्रथम सोपान है ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, बी जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, सी राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। अगला प्रश्न है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अगला प्रश्न है आपका भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है ऑप्शन ए पुरातन संस्कारी संस्कृतिमय जीवन, या ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, या ऑप्शन सी प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, या ऑप्शन डी वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो इसमें हम देखते हैं गद्यांश पढ़ते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ उत्पन्न हो रहा है, तो पहले सवाल का जवाब आपका ये रहा। पहले सवाल का जवाब क्या है? ये रहा। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। क्यों? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के। पहला ही आपका आंसर, पहली लाइन में आपका आंसर है। ये वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति की ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करता ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र भरकर रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, जो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के
अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो जनतंत्र के लिए कौन? उत्तम चरित्र, ये यहाँ पर आपका था। जनतंत्र के लिए लाभकारी कौन हो सकता है? निष्ठावान व्यक्ति, श्रमिक, या फिर धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो ये होगा आपका उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ये आपका रहा, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। तो लाभकारी कौन हो सकता है? जो उत्तम चरित्र वाला होगा। तो इसका आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला सवाल है आपका, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, या राजनीति के कुशल दांवपेच या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो कवि कहना चाह रहा है कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या होगा? उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान ये रहा आपका जवाब। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करता हो चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। ये रहा चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान आपका क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान हो जाएगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अगला अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है। किसका मजाक उड़ाया जाता है? ये पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता। तो ये हो जाएगा आपका धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, ये भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता है। कवि कहना चाह रहा है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताने के कारण। ये रहा भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है जो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस लाइन में आपका जवाब है, क्या किया जाता है कि बुद्धू बनाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। कब? जब भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? ये हम लोग जब पढ़ रहे थे गद्यांश तो उसमें लॉर्ड मैकाले ने बताया था। ये देखो, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता तो उसका क्या किया जाता? मजाक उड़ाया जाता है। उसका क्या किया जाता? मजाक उड़ाया जाता है। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है। इन्हीं की शिक्षा पद्धति के कारण जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ये किसने कहा? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में क्या किया। इसी के साथ फ्रेंड्स ये सेशन आज कंप्लीट हुआ आपका।
भाग 1 और भाग 2 में दोनों ही वीडियो आप पूरे कम्प्लीटली देखिए, भाग 1 और भाग 2। ये गद्यांश वाला भाग आपका पूरा हो गया। जल्द ही एक बार और आपको अगले भाग 3 में प्रैक्टिस करवाएंगे। एक इसका भाग और लेकर आएंगे, इसमें गद्यांश का आपका पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे और ये आपका 10 नंबर का एक सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया गद्यांश वाला। हिंदी के बचे हुए बाकी के जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को अब इसके बाद टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जाएगा। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को भी, साथ ही पूरा जीएस वाला पोर्शन आपका। तो बने रहिए मेरे साथ अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। जल्दी हम लेकर आएंगे एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन, जिसमें से हर दिन कम से कम 200 सवाल होंगे और उसके साथ ही सब्जेक्टली भी होगा और टेस्ट पेपर भी, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल पीईटी के क्वेश्चन पेपर की तरह, और 2 आवर्स टाइम होगा। आप मेरे साथ तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि ये मुफ्त व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, मुफ्त सेशन चला रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 वैकेंसी आने वाली हैं काफ़ी समय के बाद। तो इन वैकेंसीज़ में की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए आपको पीईटी परीक्षा पास करनी होगी, प्राथमिक अर्हता परीक्षा पास करनी होगी। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक किसी कारणवश, बहुत सारी समस्याओं के कारण अभाव में जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, तो फीस पे करके अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई बाधित होती है या आधे रास्ते में छूट जाती है या अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है, खुद से करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरा कंटेंट देंगे और आपको अच्छे से पूरी तैयारी कराएंगे फ्री में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि उन ज़रूरतमंद भाई बहनों के पास ये कंटेंट और वीडियो पहुंच सके, ताकि उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें और अपनी तैयारी पूरी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सफाई रखिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।